हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष अग्रवाल नेवरा पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो हम बीएससी सेकेंड ईयर में जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे थे और हमने कल की वीडियो में अपना जो दूसरा वर्ग है कॉर्नेरोप्सिडा, उसमें हमने एक गण देखा था कार्डियो एटेलिस, जो कि अपना एक पूर्ण रूप से जीवाश्म के रूप में गण ही पाया जाता है। अभी वर्तमान समय में उसके कोई भी पादप अपने पृथ्वी पर जीवित अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो जो अपना कार्डियो एटेलिस जो गण था, उसके संपूर्ण पादप ही अपने क्या हैं, कैसे हैं, जीवाश्मीय अवस्था में वह पाए जाते हैं। तो कल हमने उस गण की विशेषताएं भी देखी थी और उसके बाद में हमने ये भी देखा कि आर्नोल्ड ने और के.आर. स्पोर ने जो अपना कार्डियो एटेलिस गण है उसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में? 3 भागों में, जिसमें हमने देखा था कार्डियो एटेलिस, पोरोजाइलेसी और एरिस्टोफाइटेसी। कौन कौन से? कार्डियो एटेलिस, पोरोजाइलेसी एंड एरिस्टोफाइटेसी। तो हमने 3 कुलों की बात की थी। 3 कुलों में आर्नोल्ड और अपने के.आर. स्पोर ने इसको वर्गीकृत कर दिया गया था, जिसमें अपना पहला था कार्डियोइटेसी, दूसरा था अपना पोरोजाइलेसी और थर्ड था अपना एरिस्टोफाइटेसी। कौन सा था अपना? एरिस्टोफाइटेसी। तो इस प्रकार से 3 कुलों को यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। तो इतना सब कुछ हमने कल पढ़ लिया था। अब उसके बाद में हम जो अपना पहला कुल है कार्डियोइटेसी, उसका अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में देखेंगे कि कार्डियोइटेसी कुल किस प्रकार से अपनी विभिन्नता लिए हुए रखता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं अपने कार्डियोइटेसी कुल को। ठीक है, तो कुल कार्डियोइटेसी, तो कार्डियोइटेसी कुल की अगर हम बात करें तो इस कुल के जो पादप थे वह मीसोजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस कल्प में उत्पन्न हुए थे। अगर इनकी हम उत्पत्ति को देखा जाए तो ये कार्बोनिफेरस कल्प में उत्पन्न हुए थे और इसी कल्प में इनकी मात्रा, उत्पादन क्षमता क्या थी? ज़्यादा थी। तो इसी कल्प में यह पृथ्वी पर ज़्यादा मात्रा में भी पाए गए थे। ठीक है, इसके बाद में जब मीसोजोइक महाकल्प का कार्बोनिफेरस काल खत्म हुआ और धीरे धीरे जब पर्मियन कल्प अपना प्रारंभ हुआ था, तो इस पर्मियन कल्प में यह जो कुल था, इस कुल के जो पादप थे वो धीरे धीरे अपने कैसे हो गए? विलुप्त तो हो गए थे। इनमें विलुप्त होने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ गई थी और यह तभी से लेकर आज तक हमें जीवाश्म के रूप में हमें दिखाई देते हैं। किस रूप में दिखाई देते हैं? ये हमें जीवाश्मीय अवस्था में ये हमें दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि जब ये जीवाश्म अवस्था में हमें मिल रहे थे तो सामान्यतः यह कंपैक्शन जीवाश्म के रूप में, किसमें? कंपैक्शन जीवाश्म के रूप में हमें प्राप्त हुए थे। संपीडाश्म जीवाश्म आपने पिछली वीडियो में देख लिया है। संपीडाश्म जीवाश्म जिनकी क्या होती है? चट्टानों पर यह पाए जाते हैं, कंपैक्शन जीवाश्म। ठीक है, तो इस प्रकार से इन जीवाश्मों में कंपैक्शन जीवाश्म हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद में जो ये पादप जीवाश्म रूप में थे, इनको बाद में क्या किया गया? पुनर्निर्मित कर लिया गया, रिकंस्ट्रक्शंस इनको किया गया है, क्योंकि जीवाश्मीय पादप है, इनका तना, जड़,
उत्पत्ति, जनन भाग आदि सब कुछ कैसे हैं, अपने जीवाश्म अवस्था में हैं और अलग अलग स्थानों से उनकी उत्पत्ति हुई है, अलग अलग स्थानों पर उनको देखा गया है। इसलिए इन सभी भागों को अपन एक साथ लाते हैं, फिर उनको इकट्ठा कर कर एक पादप का प्रारूप बनाते हैं, उसको ही बोलते हैं हम पुनर्निर्मित, रिकंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इनका रिकंस्ट्रक्शन कर कर इनको अध्ययन किया गया था। तो इन पादपों का, इन कुलों का जब अध्ययन किया गया तो देखा गया कि कॉर्डियोइटेसी जो कुल था वो अपना संपूर्ण पादप के रूप में पाया गया एक कुल था। मतलब इस कुल के जो पादप थे वो बड़े बड़े थे। आकार में कैसे थे? बड़े थे। वृक्ष रूप में, ट्रीज फॉर्म में यह पाए जाते थे। मतलब इनका जो पादप शरीर था वो ट्रीज फॉर्म में था, वृक्ष रूप में था, बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते थे। इनका जो तना था वो अत्यधिक वृद्धि करता था। क्या? तना वृद्धि करने वाला था। और इन तनों में सामान्यतः क्या है, यह 10 से 15 मीटर लंबा था। कैसा था अपना? 10 से 15 मीटर लंबा तना पाया इनमें जाता था। और हम अगर वृक्ष की संपूर्ण लंबाई की बात करें तो संपूर्ण वृक्ष हमारा 30 मीटर के आसपास यह पाया जाता था। और इन 30 मीटर के लंबाई के साथ साथ में यह 6 सेंटीमीटर व्यास, 65 सेंटीमीटर व्यास वाला भी था। तो 65 सेंटीमीटर व्यास भी इनमें कैसा था? उपस्थित था। तो इनका जो वृक्ष है 30 मीटर लंबा, 65 सेंटीमीटर व्यास का पाया जाता था। तो इस प्रकार से इनमें वृक्ष भी पाए जाते थे। वृक्ष के बाद में तना इनका जो था वो कुछ भाग तक अशाखित अवस्था में था, लेकिन बाद में ये क्या होता है, धीरे धीरे शाखाओं का निर्माण कर लेता है और शाखित अवस्थाओं में आ जाता है। उसके बाद में इनके तने के ऊपर जब इनमें शाखन प्रारंभ होता है तो ऊपर शीर्ष भाग पर मुकुटनुमा संरचना बनती है। क्या बनती है? मुकुटनुमा संरचना। देखा होगा आपने, मुकुट जैसा होता है, कौन शेप में लिया हुआ या मुकुट संरचना, इनका तना ऊपर जाता है और इस मुकुट संरचना पर पत्तियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अपनी पत्तियां पाई जाती हैं, पत्तियां उपस्थित होती हैं। पत्तियां कैसी होंगी? आपस में बिछी हुई होंगी, सटी हुई होंगी। और पत्तियों की अगर हम बात करें तो पत्तियां जो होती हैं वो सरल प्रकार की पाई जाती हैं। कैसी पाई जाएंगी? सरल प्रकार की पर्ण होंगी। पत्तियां अपन देखते हैं अव्रंत भी होती हैं और व्रंतिल भी होती हैं। कैसी होंगी? अव्रंत व सहव्रंत या व्रंतिल, दोनों ही प्रकार की पत्तियां इनमें पाई जाती हैं। पेटियोल्स प्रेजेंट होगा और नहीं भी होता है। तो इस प्रकार से पत्तियों में यह संरचना देखने को मिलती है। उसके बाद में हम बात करें कि पत्तियां जो होती हैं वो क्या करेंगी, अपने शंकु जो कि जनन भाग होता है उसको ढके हुए रहती हैं। शंकु को क्या करेंगी? ये ढके हुए रखती हैं। तो इस प्रकार से इन कुलों में, कॉर्डियोइटेसी कुल में पादपों में क्या होती हैं? विशेषताएं पाई जाती हैं। अगर जनन भाग को देखें, शंकु को देखें तो कैसा पाया जाएगा? अपना एक लिंगाश्री। कैसा होगा?
एक लिंगाश्री मोनोसियस होगा, उसमें केवल एक ही लिंग की उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। तो कॉर्डियोइटेसी कुल को सामान्य लक्षणों में हमने इतना देखा था। उसके बाद में हम इस कुल का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के लिए इस कुल का एक पादप लेते हैं जो कि अपना है कॉर्डियोइटस। कौन सा है अपना? कॉर्डियोइटस। तो कॉर्डियोइटस का अध्ययन करने से हमें इस कुल के समस्त पादपों की जानकारी मिलती है। तो हम इस कुल का जो एक जीवाश्म पादप है कॉर्डियोइटस, उसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो कॉर्डियोइटस, जो कॉर्डियोइटस था वो कैसा था? अपना कॉर्डियोइटेसी कुल का था। तो हम सबसे पहले कॉर्डियोइटस की क्या करेंगे? वर्गीकरण स्थिति को देखेंगे कि यह किस प्रकार से वर्गीकरण रखता है। ठीक है, तो वर्गीकरण में हम देखते हैं डिवीज़न। सर्वप्रथम हमारा क्या आता है? डिवीज़न। तो डिवीज़न कौन सा है अपना? स्पर्मेटोफाइटा। कैसा है अपना? स्पर्मेटोफाइटा। उप डिवीज़न को देखें उसके बाद में, तो यह उप डिवीज़न में अपना आता है जिम्नोस्पर्म में। किस में आता है अपना? जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी पादपों में। उप डिवीज़न के बाद में अपना आता है वर्ग। तो वर्ग की बात करें तो यह आता है अपना कॉनिफेरोप्सिडा। किस में आता है? कॉनिफेरोप्सिडा में। उसके बाद में अपना गण आता है। गण की बात करें तो किस में आता है अपना? कॉर्डियोइटैलिस में। किस में? कॉर्डियोइटैलिस में। ठीक है, या इसको बोलते हैं अपन कॉर्डियोइटेल्स। ठीक है, कॉर्डियोइटेल्स भी इसको बोलते हैं, या कॉर्डियोइटेलेसी भी इसको बोल सकते हैं। गण के बाद में हम देखते हैं कुल। तो कुल अपना होता है कॉर्डियोइटेसी। कौन सा होता है अपना? कॉर्डियोइटेसी। और वंश की बात करें तो हम देख रहे हैं कॉर्डियोइटस। कौन सा देख रहे हैं अपन? कॉर्डियोइटस। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कॉर्डियोइटस है उसकी वर्गीकरण में डिवीज़न स्पर्मेटोफाइटा, उप डिवीज़न जिम्नोस्पर्म, वर्ग कॉनिरोप्सिडा, गण अपना कॉर्डियोइटेलिस या कॉर्डियोइटेल्स, कुल अपना कॉर्डियोइटेसी और वंश कॉर्डियोइटस के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब जो अपना ये कुल है कॉर्डियोइटेसी, इस कुल का क्या है? समस्त अध्ययन किया जा चुका है। मतलब इस कुल का सबसे ज़्यादा अध्ययन किया गया है। और इस कुल का जब ज़्यादा अध्ययन किया गया तो देखा गया कि इस कुल का जो एकमात्र सदस्य जीवाश्म रूप में हमें मिलता है वो है अपना कॉर्डियोइटस। कौन सा है अपना? कॉर्डियोइटस। तो कई वैज्ञानिक ऐसे मानते हैं कि इस कुल का केवल एकमात्र जीवित जीवाश्म यही हमें देखने को मिलता है, कॉर्डियोइटस। एकमात्र जीवाश्म हमें यही देखने को मिलता है। पहले ये जीवित अवस्था में था लेकिन उसके बाद में यह मृत भी पाया गया। इसके केवल अवशेष ही हमें देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार से आपने कॉर्डियोइटस की वर्गीकरण स्थिति को देखा। उसके बाद में हम देखते हैं कॉर्डियोइटस जो पादप है उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या इनमें हमें देखने को मिलता है। तो कॉर्डियोइटस जो पादप होता है वो वृक्ष रूप में पाया जाता है। किस रूप में होगा? वृक्ष रूप में होगा। लंबा होता है और सामान्यतः 30 मीटर की लंबाई तक यह पादप क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। और 65 सेंटीमीटर व्यास वाले होते हैं। कितने होते हैं? 65 सेंटीमीटर व्यास वाले होते हैं। इन पादपों में तने की बात करें तो तना कैसा होता है? दुर्बल प्रकृति का होता है, सीधा होता है, गोल होता है और यह शाखित व
अशाखित, दोनों प्रकार से होता है। कैसा होता है? शाखित वह अशाखित, दोनों ही प्रकार से हमें देखने को मिलता है। जो तना होता है वो धीरे धीरे वृद्धि करने वाला होता है और आधे भाग पर वह अशाखित अवस्था में होता है, उस पर किसी भी प्रकार का शाखन नहीं पाया जाता है, लेकिन बाद में वो कैसा हो जाता है? शाखित अवस्था में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में हम देखें, जब तना ऊपर की ओर शाखित हो जाता है तो शीर्ष भाग पर यह शंकु भाग में या शंकु रूप में या मुकुट रूप में, कैसा? शंकु रूप या मुकुट रूप में हमें यह देखने को मिलता है। और इसके ऊपर पत्तियों का जाल बिछा होता है, पत्तियां आपस में सटी हुई होती हैं, तो पत्तियां उपस्थित होती हैं। ठीक है, पत्तियों की अगर हम बात करें तो पत्तियां बड़ी होती हैं, चौड़ी होती हैं और कैसी होंगी? सरल पर्ण होती हैं, समानांतर विन्यास इनमें हमें देखने को मिलता है। कैसे होता है? समानांतर विन्यास हमें देखने को मिलेगा पत्तियों में। और पत्तियां सामान्यतः कैसी होंगी? अव्रंत वह सव्रंत, पेटियोल इसको बोलते हैं अपन पेटियोल और इसको बोलते हैं अपन एपेटियोल। ठीक है, तो पेटियोल और एपेटियोल की इसमें प्रेजेंट होते हैं पत्तियों में। पत्तियां क्या करती हैं? इस कॉर्डियोइटस पादप में जो भी लिंग या जनन करने वाले अंग होते हैं वो क्या करेंगे? ढके हुए अवस्था में होते हैं। तो शंकु रूप में, कैसे? शंकु रूप में हमें जनन अंग देखने को मिलते हैं। कैसे मिलेंगे हमको? जनन अंग कैसे मिलेंगे? शंकु रूप में होते हैं और शंकु के केंद्रीय भाग में एक अक्ष भी पाई जाती है। क्या होती है? शंकु के केंद्रीय भाग में, सेंट्रल पार्ट में एक अक्ष होती है जिसको बोलते हैं हम केंद्रीय अक्ष, सेंट्रल एक्सिस। क्या होगा अपना? सेंट्रल एक्सिस की इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल एक्सिस होता है शंकु में, ये क्या करता है? द्वितीयक प्रवाह, सेकेंडरी शूट का काम करेगा। किसका काम करेगा? ये सेकेंडरी शूट का काम करेगा। और सेकेंडरी शूट का काम करेगा तो इस सेकेंडरी शूट पर अपने जनन के अंग, उपांग, अपेंडेजेस अपने कैसे होंगे? डेवलप होंगे। क्या होंगे? जनन उपांग, रिप्रोडक्टिव अपेंडेजेस, वो कैसे होंगे? यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और सेकेंडरी शूट जो जनन उपांगों को रखता है वो कैसा होता है? स्ट्राइल होता है, बंधे होते हैं वो। ठीक है, बंधे प्रकार के पाए जाते हैं। और जो जनन अंग होते हैं वो सामान्यतः कैसे होंगे? अपने सहपत्रों के द्वारा ढके हुए रहते हैं। तो सहपत्र या ब्रैक्ट के द्वारा जनन अंग कैसे होंगे? ढके हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो जनन अंग ढके हुए होंगे, इनमें मादा व नर भाग अपना पाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके वृक्ष की बाहरी रूपी संरचना हमें देखने को मिलती है। जो अपने जनन भाग होते हैं, जनन अंग होते हैं, उनमें नीचे की ओर जो सहपत्र होंगे वो बंद प्रकार के सहपत्र होते हैं। लेकिन जब इन जनन अंगों में हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, इनके शीर्ष भाग में, इनके शंकु रूप में हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वहाँ पर अपने जनन करने वाले जनन क्षम कैसे पाए जाते हैं? सहपत्र पाए जाते हैं। तो जनन क्षम करने वाले सहपत्रों की भी उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉर्डियोइटस का पादप हमें देखने को मिलता है।
उसके बाद में हम देखते हैं कि कॉर्डियोइटस जो कि संपूर्ण रूप से जीवाश्मीय है पादप है, तो इस जीवाश्मीय पादपों में जो अपने मूल, स्तंभ, तना, अपनी लकड़ी, काष्ठ या जो अपने पर्ण हैं, जो अपने जनन भाग शंकु हैं, वो सभी कैसे हैं? जीवाश्मीय अवस्था में हैं। और हम जानते हैं कि जब जीवाश्मीय अवस्था में कोई पादप के अंग पाए जाते हैं तो उनको हम एक नाम देते हैं, वो है उनका रूप वंश। क्या नाम देते हैं उनको? रूप वंश। तो रूप वंश आपने देखा, उसका नामकरण हमने देखा था नामकरण पद्धति में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो रूप वंश में हम देखते हैं तो इन पादपों में जड़ को क्या नाम देंगे हम? तो जड़ का इनका नाम होता है एनीमोन। क्या होगा उनका नाम? एनीमोन। एनीमोन इनकी जड़ों का रूप वंश नाम होता है। और कई बुक में एनीमोन के साथ साथ में एनीमोन रेंडिकेंस, क्या होता है? एनीमोन रेंडिकेंस भी आपको देखने को मिलेगा। तो जड़ का रूप वंश हो गया एनीमोन रेंडिकास। उसके बाद में हम देखते हैं स्तंभ या पर्ण का एक साथ ही नाम दिया गया है, और वो नाम दिया गया है अपना कॉर्डिएटिस। क्या नाम दिया गया है? कॉर्डिएटिस। तो इस पादप के रूप वंश, जो स्तंभ का रूप वंश है, उसी के नाम के आधार पर इस पादप का भी नाम दिया गया है, ठीक है। तो स्तंभ या पर्ण का नाम भी क्या है? कॉर्डिएटिस। तो इसका पादप का नाम भी कॉर्डिएटिस है, ठीक है। तो इसी के नाम के आधार पर इसको दिया गया है। उसके बाद में हम देखें काष्ठ। काष्ठ की हम बात करें तो कॉर्डेइजाइलॉन काष्ठ पाई जाती है। मीसोजाइलॉन काष्ठ, मीसोजाइलॉन काष्ठ। और थर्ड पे हम देखें तो डेडोजाइलॉन टाइप प्रकार की, कौन सी? डेडोजाइलॉन। तो इस प्रकार से डेडोजाइलॉन, मीसोजाइलॉन और कॉर्डिएइजाइलॉन प्रकार की काष्ठ हमें इन पादपों में देखने को मिलती है। उसके बाद में हम देखें कि इन पादपों में जो शंकु है कौन है, जिसमें कि अपने जनन भाग हैं, वो उनको क्या नाम देंगे? तो उनको नाम देंगे हम कॉर्डेइथेंस। क्या नाम दे रहे हैं हम उनको? कॉर्डेइथेंस। तो इस प्रकार से इन पादपों में जड़ का रूपवंश एनीमोन रेडिकेंस, स्तंभ या पर्ण को कॉर्डिएटिस, और काष्ठ को नाम देंगे हम कॉर्डिएजाइलॉन या मीसोजाइलॉन, और डेडोजाइलॉन शंकु पाया जाएगा अपना कॉर्डियोइथेंस के रूप में। तो इस प्रकार से इन पादपों में रूप वंश हमें देखने को मिलता है। इन पादपों में हम देखें तना जो कैसा होता है, बिल्कुल सीधा होता है। यहाँ पर जड़ें विकसित होती हैं, जड़ों में संरचनाएं पूर्ण रूप से जड़ें हैं। मूसला मूल प्रकार की भी जड़ें होती हैं, और इन जड़ों में कवक मूल जड़ भी हमें देखने को मिलती हैं। कैसी? कवक मूल जड़ें, जिसको हम बोलते हैं क्या? माइकोराइजा जड़ें। कैसी? माइकोराइजा, ठीक है। तो माइकोराइजा जड़ें हमें देखने को मिलती हैं। अपना जो स्तंभ होता है बिल्कुल सीधा होता है, दुर्बल प्रकृति का है। आधे भाग पर तो ये क्या होता है? अशाखित अवस्था में होता है, लेकिन उसके बाद ऊपर शीर्ष भाग में ये शाखित पाया जाता है। कैसा होगा ये? शाखित अवस्था में होगा। और इन शाखित अवस्थाओं में हमें पत्तियां देखने को मिलेंगी, पत्तियों की व्यवस्था इसमें पाई जाती है। तो पत्तियां इनमें यह पत्तियां हमें देखने को मिल रही हैं। इन पत्तियों की जो प्रकृति होती है वह मृदूत भूतभूत कैसी होती है? मरोदफिद, जीरोफाइटिक प्रकृति की यह पत्तियां हमें देखने को
मिलती हैं। इन पत्तियों के बीच बीच में ही अपना शंकु व जनन भाग भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जनन भाग की संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से पत्तियां कई सारी इस बीच बीच में सटी हुई पाई जाती हैं। तो यह हो गया अपना स्तंभ, जो कि कैसा है, अपना अशाखित अवस्था में। ठीक है, ऊपर कैसा हो गया, ये शाखित हो गया। यह अपना मुकुटनुमा संरचना है, ये पत्तियां हैं, लीफ हैं ये, और इन लीफ के बीच में अपना शंकु पाया जाता है। यहाँ पर ये क्या होगा, शंकु उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से कॉर्डियोइटिस का जो पादप है वो हमें देखने को मिलता है। जो कॉर्डियोइटिस का जो पादप था जीवाश्म रूप में देखा था, तो एक अपने वैज्ञानिक थे पैलियोबॉटनी के, उनका नाम है हेरा। क्या नाम है, हेरा। तो हेरा एक वैज्ञानिक ने क्या किया था, कॉर्डियोइटिस पादप को जीवाश्म रूप में सर्वप्रथम देखा था। तो कॉर्डियोइटिस को सर्वप्रथम इन्होंने देखा था जीवाश्म के रूप में। ठीक है, और उसके बाद में कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसका क्या किया था, अध्ययन किया था। तो हेरा इज वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया है, कॉर्डियोइटिस को सर्वप्रथम जीवाश्म रूप में हमें देखा है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि कॉर्डियोइटिस के जो तना है, जड़ है, उनमें आंतरिक संरचनाएं कैसी होती हैं। अभी हमने बाह्य संरचनाओं को देख लिया था, इनकी मॉर्फोलॉजी की तो बात कर ली, लेकिन अब हम इसकी एनाटॉमी को देखें कि इनकी आंतरिक काष्ठ में क्या चीज़ें होती हैं, या अंदर की ओर से वेल डेवलप हैं या नहीं हैं। तो इनकी हम आंतरिक संरचना एनाटॉमी की बात करते हैं। अब आंतरिक संरचनाओं में देखते हैं, तो सबसे पहले आंतरिक संरचनाओं में देखेंगे हम जड़, रूट को देखेंगे। इन पादपों में जो जड़ थी, रूट थी, वो कैसी थी, एंडार्च कंडीशन में एग्जार्च कंडीशन में हमें देखने को मिल रही थी। मतलब बाह्य आदि दारू थी, एग्जार्च थी, अपना प्रोटोजाइलम कहाँ था, बाहर की ओर था, पर्दी की ओर था अपना प्रोटोजाइलम। और इन एग्जार्च कंडीशन में जाइलम था डाई आर्च एंड ट्राई आर्च। तो दुई जाइलम और त्रिजाइलम की इसमें उपस्थिति थी। जब जड़ों के वैस्कुलर बंडल में जाइलम 2 हो और वह 3 हो, अगर 2 हो तो उनको बोलेंगे अपन डाई आर्च, और 3 होंगे तो उनको बोलेंगे अपन ट्राई आर्च। तो यह है अपनी ट्राई आर्च कंडीशन। और जो जड़ों में जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, वो अलग अलग रेडियाई पर प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, अलग अलग रेडियाई पर। तो ये जाइलम है, तो यहाँ पर अपना फ्लोएम प्रेजेंट होगा। ठीक है, अल्टरनेट क्रम में ये व्यवस्थित होते हैं, एकांतरित क्रम में, एक तरफ जाइलम तो एक तरफ फ्लोएम, एक तरफ जाइलम एक तरफ फ्लोएम। ठीक है, तो ये अपनी ट्राई आर्च की कंडीशन है। डाई आर्च में अपने जाइलम 2 होंगे और 2 ही फ्लोएम पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से जड़ों में हमें यह संरचना देखने को मिलती है। उसके बाद में हम देखते हैं जड़ें विकसित प्रकार की होती हैं, इसमें माइकोराइजा की कंडीशन पाई जाती है। मतलब माइकोराइजा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, माइकोराइजा। और माइकोराइजा में क्या होगा, अपने कवकों की उपस्थिति होगी, कवक इसमें पाए जाएंगे। कवक क्या होते हैं, अपने परपोषी होते हैं। तो ये अपना भोजन क्या करेंगे, पादपों से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कवक मूलें इनमें देखने को मिलती हैं। जो जड़ें होती हैं उनमें अधिचर्म या एपिडर्मिस कैसा होगा, वेल डेवलप होगा। और जब इन पादपों में जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, द्वितीयक वृद्धि होगी, तो इस एपिडर्मिस के बाहर और भी परत का निर्माण होगा। तो उसको हम बोलेंगे पेरी
पेरिडर्म। क्या नाम देंगे हम उसको? पेरिडर्म। तो पेरिडर्म की भी उपस्थिति हमें देखने को यहाँ मिलती है। तो इस प्रकार से जड़ें एक्सार्च कंडीशन में, एक्सार्च में डाई आर्च और ट्राई आर्च, पेरिडर्म की उपस्थिति है और माइकोराइजा भी इनमें हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जड़ों की आंतरिक संरचना हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में हम देखते हैं इनके तने की संरचना को कि तना इनका कैसा होता है। तो तने की एनाटॉमी या स्टेम की एनाटॉमी की हम अगर बात करें तो जो इनका तना होता है वो बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार या गोल होता है और उसमें वृत्ताकार रंभ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वृत्ताकार सर्कुलर फॉर्म में स्टील। तो वृत्ताकार रंभ की उपस्थिति हमें देखने को मिलती है और इन तनों में बातरंध्र भी उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अपने बातरंध्र, लेंटिसाइट्स भी इसमें हमें पाए जाते हैं। अपना अगर वैस्कुलर बंडल की बात करें तो वैस्कुलर बंडल होगा तो वो होगा अपना एंडार्च कंडीशन में। कैसा होगा? अपना एंडार्च कंडीशन में। प्रोटोजाइलम कहाँ होगा? सेंटर की ओर, अंदर की ओर होगा प्रोटोजाइलम। तो एंडार्च कंडीशन हमें देखने को मिलती है। जाइलम और फिलोयम अपने कॉन्जॉइट कोलैटरल कंडीशन में यहाँ हमें मिलते हैं और ओपन होते हैं। कैसे होंगे? अपने ओपन होंगे। और तने में रंभ के बाहर क्या होगा? जाइलम और फ्लोयम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम व फ्लोयम के बाहर अपना बल्कुट या कॉर्टेक्स पार्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉर्टेक्स पार्ट। ठीक है। जो कॉर्टेक्स या बल्कुट का जो भाग होता है वह कॉलेनकाइमा सेल्स का बना हुआ। किसका? कॉलेनकाइमा सेल्स का बना हुआ रहता है। खोखला होता है। कैसा होगा? खोखला होगा। ठीक है। और इस कॉर्टेक्स पार्ट में ही अपना पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगी और यह पेरिसाइकिल जो होगी वो अपनी कैसी होगी? मल्टी लेयर फॉर्म में। कैसी होगी? मल्टी लेयर फॉर्म में। बहुस्तरीय होती है ये पेरिसाइकिल, परिरंभ। कैसा है? बहुस्तर का बना है। उसके बाद में हम देखते हैं इनके तने में लीफ ट्रेस। क्या? लीफ ट्रेस, जिसको हम बोलते हैं पत्ती अनुपथ। क्या बोलते हैं हम उनको? पत्ती अनुपथ या पर्ण अनुपथ के नाम से हम उनको जानते हैं। तो लीफ ट्रेस की उपस्थिति हमें यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो अपना तना है कॉर्टेक्स के बाहर एपिडर्मिस, क्या है? एपिडर्मिस प्रेजेंट है और एपिडर्मिस के नीचे पतली लेयर में अपना हाइपोडर्मिस भी हमें देखने को मिलता है। कैसा है? हाइपोडर्मिस भी हमें देखने को मिलेगा। और इन पादपों में जो जाइलम होगा वो अपना कैसा होगा? एंडार्च होगा। और अपना जब इन तनों में द्वितीयक वृद्धि होती है तो ये जाइलम अपना मीजार्च कंडीशन। कैसा? मीजार्च, मध्य आदि दारू। कैसा? मध्य आदि दारू अवस्था में ये हमें देखने को मिलता है। जो रंभ होगा वो अपना विकसित होगा। ठोस प्रकार की प्रोटोस्टील्स इसमें हमें देखने को मिलती है। तो हम अगर इसकी संरचना को देखें तो अंदर की ओर यह अपना एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे अपना कॉर्टेक्स भाग हो गया जो खोखला है और इसके अंदर अपना यह हो गया अपना जाइलम। यह है अपने जाइलम
जाइलम के अंदर अपना रंभ पाया जाता है, वृत्ताकार है रंभ, तो ये है हो गया अपना रंभ। और इस रंभ के बीच में अपना पित्त भी प्रेजेंट होता है, मज्जा, और इनके कॉर्टेक्स भाग में मेडुलरी रेस, मज्जा किरणें भी निकली हुई रहती हैं। तो अपन इसका ये हो गया पित्त, ये हो गई अपनी स्टील या रंभ, यह हो गया अपना जाइलम, जाइलम के बीच में यहाँ पर फ्लोएम, और ये हो गया अपना पेरिसाइकिल। ठीक है, मल्टी लेयरिंग है, तो पेरिसाइकिल की मोटी लेयर हमें देखने को मिलती है यहाँ पर, यह है पेरिसाइकिल। ठीक है, पेरिसाइकिल के बाहर अपना कॉर्टेक्स खोखला, और उसके बाहर अपना एपिडर्मिस, और जाइलम के बाहर व पेरिसाइकिल के अंदर हमें लीफ ट्रेस, यहाँ पर लीफ ट्रेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, पर्ण अनुपथ। क्या बोल रहे हैं हम इनको, लीफ ट्रेस, पर्ण अनुपथ। आप जानते हो ना पर्ण अनुपथ किसे कहते हैं, कि तने के वैस्कुलर बंडल को, पत्तियों के वैस्कुलर बंडल को जोड़ने वाला जो संवहन तंत्र या वैस्कुलर सिस्टम होता है, उसको क्या नाम देते हैं अपन, लीफ ट्रेस, पर्ण अनुपथ। तने का वैस्कुलर बंडल और पत्तियों का वैस्कुलर बंडल, दोनों को जोड़ने का, कनेक्शन करने का कार्य कौन करेगा, अपना लीफ ट्रेस। ठीक है, तो वो भी लीफ ट्रेस अपना एक प्रकार का क्या है, वैस्कुलर बंडल ही होता है। तो इस प्रकार से इनके तने की संरचना हमें देखने को मिलती है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं इनके पत्तियों की संरचना। किसके बारे में, पत्तियों की संरचना। तो पत्तियों को देखते हैं हम सबसे पहले। अब पत्तियां किस प्रकार से होंगी, तो अपन ने देखा पर्ण कैसी हैं, सरल प्रकार की हैं, और कॉर्डियोटिस जो प्लांट होता है उसकी पत्तियां हैं, जब इनको देखा गया तो यह मरुदभिद लक्षणों को लिए हुई थी। मतलब मरुदभिद पादपों की जो पत्तियों में लक्षण पाए जाते हैं, वो ही लक्षण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और इनकी पत्तियों में मोटी क्यूटिकल लेयर, चर्मिल स्तर पाया जाता था, और रंध्र थे वो अंदर की ओर धसे हुए थे। कहाँ थे, अपने अंदर की ओर धसे हुए, और पत्तियों के ऊपरी भाग और नीचे भाग में वेल डेवलप एपिडर्मिस प्रेजेंट थी। क्या थी, एपिडर्मिस भी हमें देखने को मिल रही थी। अधिचर्म, तो ये अपनी बाहर की ओर भी थी और अंदर की ओर भी हमें ये पाई जाती थी। पत्तियों में कोशिकाओं के बीच में बाहर की ओर कोई भी प्रकार का इंटरसेलुलर अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता था। क्या था अपना, अंतराकोशिकीय अवकाश हमें देखने को नहीं मिलता था, देखने को नहीं। ठीक है, अब जब हम पत्तियों के अंदर की ओर संरचनाओं में बढ़ते हैं तो यह अंतराकोशिकीय अवकाश हमें थोड़े बहुत पाए जाते हैं, थोड़े बहुत इनकी उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में जो अपना पर्ण मध्यूतक था, पेलिसेट, वो क्या था, स्पॉन्जी टिश्यूज़ में भी देखने को मिलता था। और खंभीय ऊतक या पेलिसेट्स या पर्ण मध्यूतक जो थे वो स्पंजी ऊतकों में भी था, तो स्पंजी मध्य ऊतक। ठीक है, तो पेलिसेट और स्पॉन्जी ऊतक हमें देखने को मिलते थे पर्ण की संरचना में। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी पर्ण की संरचना हमें देखने को मिलती है। पर्ण में और भी देखें, जो रंध्र थे
वो अंदर की ओर तो उपस्थित थे, रंध्रों के बाहर द्वार कोशिकाएं, रंध्रों के बाहर द्वार कोशिकाएं कैसी थीं? विकसित प्रकार की थीं। और इन द्वार कोशिका या गार्ड सेल्स के बाहर 1 से 5 की संख्या में अपने सहायक कोशिका सब्सिडरी सेल्स भी हमें देखने को मिलती थी। तो इस प्रकार से अपान के पत्तियों में यह संरचना मिलती है। ये एपिडर्मिस, उसके अंदर अपनी पतली लेयरिंग, उसमें कोशिकाओं का स्तर आपस में सटी हुई, अंतराकोश की अवकाश इसमें अनुपस्थित पाए जाते थे। ठीक है, कुछ अपने खंभीय ऊतक भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इन खंभीय ऊतकों के नीचे अपना स्पॉन्जी टिश्यूज, कैसे? स्पॉन्जी टिश्यूज, स्पंजी ऊतक हमें पाए जाते हैं। और इन स्पंजी ऊतकों के मध्य भाग में अंतराकोश की अवकाश है और इनके नीचे अपना रंध्र धसे हुए पाए जाते हैं। कैसे धसे हुए पाए जाएंगे? और इनके नीचे भी अपना अधिचर्म की परत पाई जाती है। तो ये अपना एपिडर्मिस, ठीक है। उसके नीचे अपना ये पेलिसैड टिश्यू, ये स्पॉन्जी टिश्यू, ये अपने स्टोमेटा, ये भी अपनी एपिडर्मिस की लेयर, ये अपना पूरा हो गया मिडिल पार्ट। तो इस प्रकार से पत्तियों में हमें यह संरचना देखने को मिलती है। अब इसके बाद में हम कार्डियोइटिस के जनन अंगों की बात करेंगे कि किस प्रकार से इनके जनन अंगों में संरचना हमें देखने को मिलती है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।